नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आप देख शुरू कर चुके हैं जनहित, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं गांव में खेल, पुलिस का मेलजोल। यूपी की राजधानी से 400 किलोमीटर दूर एनसीआर के गाजियाबाद हिंदू छात्रा के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के विजयनगर के संतोष मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू छात्रा बीते कुछ महीनों से अपने कॉलेज में पढ़ने वाले समीर और एक ही नाम के ये दो लड़के हैं, समीर और कजान, से परेशान है। आरोपी उसे देख कभी उसके गाल खींचते तो कभी आगे पीछे गलत जगहों पर वेस्ट करते, कभी उसकी फोटो चोरी देते। छात्र का आरोप है कि इसका विरोध भी वो नहीं माना। पीड़िता ने दरिंदों की जिंदगी कॉलेज में ही पढ़ने वाले अपनी बुआ के बेटे को बुआ बेटे ने लड़को उससे दूर रहने की हिदायत भी दी। हिदायत देते हुए जमकर फटकार, लेकिन हैवानों ने 18 अप्रैल को अपने साथियों के साथ मिलकर कॉलेज से छुट्टी के बाद हॉकी और डंडों से उस छात्रा के बुआ के बेटे, जो उसका भाई था, उसको पूरी तरह से पीटा, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लड़की शिकायत लेकर नहीं गई तो उसे 4 घंटे पहले टहलाया। इतना नहीं है, जिम्मेदार धृतराष्ट्र कर तमाशा। शिकायत करने पर छात्रा के भाई के साथ मारपीट करने अब दो को के नाम समीर हैं, उनको गाजियाबाद की विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार लिया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस धाराओं का अब खेल कर रही है। गंभीर शिकायत को भी गाजियाबाद के विजयनगर पुलिस बल के धारे में लिया है और पाए गए दोनों आरोपियों को सहायक पुलिस आयुक्त यहां धारा 151 में किया गया है, जबकि शिकायतकार आरोपियों पर धाराएं लगनी थी और उन्हें जिला न्यायालय में करना चाहिए था। विजयनगर थाना प्रभारी कुमार का कहना है कि पकड़े गए दोनों आरोपियों को 151 में जेल भेज दिया गया है। वहीं हमारे संवाददाता ने थाना प्रभारी से शिकायत पर जिक्र किया तो थाना प्रभारी कहा कि दो अलग अलग मामले न्यायालय में चलेंगे। पुलिस आरोपियों को धारा 151 पेश कर अपराधियों की बड़ी मदद की है, क्योंकि अब पुलिस छात्र के साथ छेड़छाड़ करने, मारपीट करने के मामले में अपराधियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं की। पुलिस मामले को छात्रों आरोपियों के बीच दोस्ती का जोड़कर मामला को हल्का करना चाहती है और ऐसे अपराधियों की मदद कर रही है पुलिस। जबकि पिता का स्पष्ट कहना है कि उसकी आरोपियों के साथ कोई दोस्ती नहीं थी, एक ही विद्यालय में कारण केवल जान पहचान थी। वहीं पीड़ित छात्र छात्राओं का परिवार हादसे के बाद पूरी तरह से पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें अब पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं है और ना ही कॉलेज प्रशासन से कोई सहयोग मिला है, जिसके डर से पीड़ित परिवार के सामने डर रहा है। पीड़ित छात्रा के पिता अब छात्रा को पढ़ाई करने से रोकने की बात है। उनका कहना है कि ऐसी हालत में अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्हें अब बेटी की जान का खतरा सता रहा है। अब सोचिए, वो हिंदू बेटी, मैं धर्म का एंगल वैसे लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो एक बेटी है और सोहदे किस तरह उससे परेशान कर रहे हैं कि उसको स्कूल भी छोड़ना पड़ रहा है। एक आरोपी कजान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कितने गंभीर विषय पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा कुछ नहीं किया। अब आप समझिए कि पुलिस किस तरीके से लीपापोती कर रही है और अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंजू प्रजापति जी महिला आयोग की सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलन राव पूर्व डीसीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोनिका शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा नाहिद अखिल सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। मंजू सिंह अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी। साथ ही बबीता चौहान जी महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। फिलहाल हमारे साथ मौजूद मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले अंजू प्रजापति जी, हम आपके पास आते हैं। अंजू प्रजापति, इस तरीके से बेटियां कैसे महफूज रहेंगी और बेटियां कैसे पढ़ेंगी और उनको मुकाम कैसे मिलेगा जब ऐसे हैवान समाज में मौजूद हैं और उनको बचाने वाले भी किसी हैवान से कम नहीं हैं और उनको बचाया भी जा रहा है। एक छात्रा जो मेडिकल स्टूडेंट थी, उसी के
उसी के आप यूनिवर्सिटी कह लीजिए या मेडिकल जहां पर वो छात्रा प्रैक्टिस कर रही थी, वहीं के छात्र उसको लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। उसने कॉलेज में जब शिकायत की, उसकी कोई मदद नहीं की गई। पुलिस से जब शिकायत की गई और लगातार उसके साथ ऐसे ही चल रहा था, उसने उसी अस्पताल में उसका बुआ का लड़का जो पढ़ रहा था उससे शिकायत की, तो उसके साथ भी उन हरामखोरों ने मारपीट की। और उसके बाद अब जब पुलिस के पास मामला पहुंचा तो पुलिस भी उनको बचाती नजर आ रही और उनको 151 की धारा लगाकर उनको बचाती नजर आ रही है। अब ऐसे आप अंजू प्रजापति, कैसे बेटियों को इंसाफ मिलेगा? अंजू जी। बेटी को कल में आपके थी जी। आप, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 अंजू जी, बात आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेहतर आवाज आ रही। कल के आपके इस चर्चा में ये विषय आने के बाद, आयोग के इंटरफेयर के बाद एफआईआर दर्ज हुई है और गिरफ्तारी भी हुई है, और जिन पुलिस वालों की लापरवाही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जहां तक मुझे, जैसे आपने कहा कि 151 के तहत उन्होंने गिरफ्तारी की है, तो 151 में जो मुझे जानकारी है, गिरफ्तारी तो नहीं होती है, साथ ही शांति भंग की धारा होती है। तो एफआईआर जो उनकी लॉन्च हुई है उसमें तो अन्य धाराएं भी लगी हुई हैं। और जो गिरफ्तार नहीं हुआ है, जैसे आपने बताया कि दूसरा बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो कि मुझे रात में जानकारी मिली थी कि तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। इसके नाते आयोग से कल ही आदेश जारी हो गया था और वहां की जो मेंबर है डॉक्टर हिमानी अग्रवाल, उन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया था, थाने में भी बात करी थी और संबंधित ऊपर के अधिकारियों से बात की थी। और प्रयास यही था कि गिरफ्तारी के साथ साथ जो संबंधित पुलिस के अधिकारी जिन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की है, तो उसका संज्ञान भी ऊपर के अधिकारियों को दिया जाए, और अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अंजू जी, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोनिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मोनिका शर्मा जी, आपके पास आते हैं। एक बेटी जो लगातार अपने ही साथी, जो जिस जगह वो, जिस अस्पताल में वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, वहां पर प्रैक्टिस करने वाले अन्य विद्यार्थी उसके साथ, दो जिनका मैं नाम ले रहा हूं, वो लगातार उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे, उसकी अश्लील फोटो खींच रहे थे, वायरल करने की धमकी दे रहे थे। लेकिन कॉलेज जो प्रबंधन था उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर उसने अपने भाई को बताया मामला, उसके भाई के साथ मारपीट की गई, और जब पुलिस के पास ये मामला गया तो पुलिस महज 151 धारा लगाकर मामले को रफा दफा कर रही है और कह रही प्रेम प्रसंग और दोस्ती के एंगल से मामले को हल्का करने का प्रयास कर रही है। अगर दोस्ती मान भी लिया जाए मोनिका जी, तो क्या ये इजाजत मिल जाती है कि उसके साथ बेड टच कोई भी करेगा, कोई भी मनमानी करेगा, अश्लील फोटो खींचेगा, वायरल करने की धमकी देगा? क्या ऐसी इजाजत मिल जाती है? नहीं, बिल्कुल भी ये इजाजत नहीं मिल जाती, और बहुत ही निंदनीय घटना, और इस तरीके की घटनाएं स्कूल्स में, कॉलेजेस में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे केसेस हमारे पास आते रहते हैं लगातार। बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित मतलब संस्थानों से ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, तो आश्चर्य होता है कि वो मतलब क्या प्रबंधन कर रहे हैं, क्या बच्चों की सुरक्षा। एक तरफ हमारा देश बात करता है, प्रधानमंत्री बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, अब जहां बेटी पढ़ने जा रही है बेटी वहीं सुरक्षित नहीं है, तो क्या बेटी बचाओ क्या बेटी पढ़ाओ हम कर रहे हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब किस तरीके से मॉरल वैल्यूज का जो है वो डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है। कि अगर मित्र हैं तो एक मित्र तक व्यवहार होना चाहिए, एक फ्रेंडशिप में बाउंड्रीज होती है, रिस्पेक्ट करनी है, फीमेल्स की रिस्पेक्ट किस तरीके से करनी है ये लड़के लगता है पूरी तरीके से भूल चुके हैं। ये किसी भी तरीके से फ्रेंडशिप के दायरे में नहीं आता है। एक तरफ हमारा देश कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करता है और एक तरफ ये मतलब मित्रता की बात हो रही है। और पुलिस की यहाँ पे जो भूमिका है वो भी निश्चय ही मतलब मुझे संदेहास्पद लग रही है कि पुलिस किस तरीके से मामले की छानबीन कर रही है। इस मतलब बिल्कुल सरल धाराओं में उनको क्यों गिरफ्तारी दी गई, क्यों कड़ी धाराएं नहीं लेकर आई गई, क्यों पूछा नहीं गया, गहराई से छानबीन क्यों नहीं की जा रही है इस मामले की। क्योंकि लड़कियां इस तरीके से तो आगे बढ़ नहीं पाएंगी। हम लोग एक विमेन एम्पावरमेंट लाना चाहते हैं, स्त्रियों को, महिलाओं को शिक्षित करना चाहते हैं, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आगे
आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको डर के रहना पड़ेगा। जहां वो पढ़ने जा रही है, शादी विवाह हो तो वहां ससुराल वालों से डरती रहे। गली मोहल्ले में अगर उन्हें कहीं जाना है, कुछ सामान खरीदना है, कोचिंग क्लासेस जानी है, किसी रिश्तेदार मित्र के यहाँ जाना है, तो वो ये डरती रहे कि उनकी सुरक्षा का मतलब हमेशा खतरा बना रहेगा, इतने समय तक लौटना है, इतने समय तक नहीं लौटना है। और प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा कि पुलिस किस प्रकार से कार्य कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न तरीके के जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, कैसे उनको हम एम्पावर कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। ये तरह तरह के सम्मेलनों में, कार्यक्रमों में काम किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वर्क जो होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है। और इस तरीके की घटनाएं महिलाओं को, बच्चियों को अंदर से तोड़ देती हैं। कितने लंबे समय तक वो ट्रॉमा में रहते हैं, उनके लिए विश्वास करना अच्छे व्यक्ति पे आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे पुरुष खराब है, सारा पुरुष वर्ग समाज हेल्प नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है तो आगे चल के उसके मानसिक प्रभाव पे बहुत गंदे प्रभाव पड़ते हैं। वो समाज में अच्छे से मेल जोल नहीं बना पाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है अपने करियर के क्षेत्र में। तो इस तरीके की घटनाओं की निंदा होनी चाहिए और साथ ही साथ कड़े कानून बनाने चाहिए। और कॉलेज में वो अपने नियमों को थोड़ा सा सख्त करें कि अगर इस तरीके की बुलिंग की कोई भी घटना आती है, कोई भी बच्ची इस तरीके की शिकायत करती है कि कुछ लड़के उसके साथ मतलब इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जहां पे वो उचित नहीं महसूस कर रही है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही है, परेशान रह रही है, और कई बार इस तरीके की छात्राएं परेशान होकर गलत कदम भी उठा लेती हैं, आत्महत्या जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं, तब क्या जवाब देंगे हम उनके माता पिता को जिन्होंने विश्वास करके एक बच्चे को एक जगह भेजा कि उनका बच्चा एक अच्छा भविष्य बनाएगा। तो इस सारी दिशाओं पे मेरे हिसाब से थोड़े से कड़े कानूनों की आवश्यकता है और महिला की सुरक्षा के ऊपर जो काम करना चाहिए उसको थोड़े से एक नए और व्यापक ढंग से हमें लगता है कि वापस से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है मेरे हिसाब से। ठीक है मोनिका जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ एलन राव साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व डीसीपी हैं। राव साहब, हम आपके पास आते हैं। राव साहब जी, संतोष मेडिकल कॉलेज में छात्रा यहाँ मेडिकल की स्टूडेंट थी। इसी मेडिकल कॉलेज के दो छात्र जो लगातार उस छात्रा को परेशान कर रहे थे, इसी में उसका भाई भी था। उससे जब शिकायत की गई तो उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद वहीं पर उसको एडमिट कराया गया था और उसके इलाज में भी लापरवाही की जा रही थी। छात्रा के साथ लगातार ये जो दो नाम मैं ले रहा हूं, समीर नाम के जो दोनों लड़के, ये लगातार उससे बदतमीजी कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। मारपीट करने के बाद भी किसी तरीके की कोई ना तो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कोई कार्रवाई की, बल्कि अस्पताल में जब वो भर्ती थे तो बेहतर इलाज नहीं मिल रहा था। इलाज का जब परिजनों ने जब उन पर दबाव डाला तो वहां से उसको मुक्त भी नहीं कर रहे थे। जब पुलिस ने इसमें दखल दिया है तो उनको तो वहां से मुक्त कर दिया उस घायल बच्चे को। उसका तो इलाज दिल्ली में चल रहा है, लेकिन पुलिस ने 151 में, सहायक पुलिस आयुक्त के यहां 151 की धारा में उन दो लोगों को, उन दो आरोपियों को बताया जा रहा है कि पेश किया है। अब आप समझ लीजिए कि धाराएं जहां गंभीर होनी चाहिए तो पुलिस अगर ईमानदारी से काम कर रही है तो धाराओं से खेल क्यों कर रही है सर पुलिस? ये देखिए मनोज जी, ये वास्तव में बड़ा सीरियस मामला है जी। ऐसी घटना का पुलिस को सही से संज्ञान लेना चाहिए था और कॉलेज प्रशासन को ही बाकायदा जिन लड़कों ने ऐसा किया उनके माता पिता को बताकर उनको यहाँ से कॉलेज से सस्पेंड करना चाहिए था इसी घटना के आधार पर और ज्यादा इंक्वायरी करने के बाद में। जहां तक पुलिस का सवाल है, 151 की धारा का मैं बता देता हूँ। ये सीआरपीसी की, पुराने सीआरपीसी की धारा 151 है जो अभी बीएनएसएस हो गई है। धारा में सिर्फ उस आदमी को अरेस्ट किया जाता है जो कि शांति भंग करने का उसके ऊपर अंदेशा होता है पुलिस के सामने। अगर कोई ऐसा आदमी शांति भंग करने की कोशिश करे या ऐसा कोई करे कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा उसके, अगर अरेस्ट नहीं किया जाए तो वो धारा वहां पे लगती है। लेकिन यहाँ पर तो जैसे आपने बताया है, एलिगेशन सीधे सीधे मोलेस्टेशन के हैं और उसका बच्ची को परेशान करने का है और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है वो सेक्शंस हैं, वो अभी सेक्शंस हैं 74 से लेकर 79 तक। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले आईपीसी थी, उनके सेक्शंस हैं और उसमें अगर एलिगेशन सीरियस है तो उसमें नॉन बेलेबल यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में है, जिसमें सीरियस है कि 3 साल से ज्यादा सजा भी हो सकती है। मिनिमम सजा का भी प्रावधान है इसमें कि कितना, कम से कम 1 साल की सजा है। वो कानून तो सख्त है, लेकिन पुलिस को चाहिए था सही प्रॉपर धाराओं में इसमें
केस रजिस्टर करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 151 का तो मतलब है कि राव साहब माफी के साथ हम आपको रोकना चाह रहे हैं। बबीता चौहान जी हमारे साथ महिला आयोग की अध्यक्ष जुड़ी हुई हैं। बबीता चौहान जी के न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। बबीता चौहान जी, गाजियाबाद में एक घटना घटित हुई है जहां एक मेडिकल की छात्रा के साथ जो उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले, साथ में पढ़ने वाले छात्र लगातार बदतमीजी, उसके साथ छेड़छाड़ और तमाम हैवानियत कर रहे थे। छात्रा के द्वारा शिकायत करने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने तो कुछ नहीं किया। पुलिस के पास जब वो छात्रा गई तो पुलिस ने महज 151 में मामला दर्ज कर सहायक आयुक्त के यहां उन जो आरोपी थे दोनों को उनको वहां पर ले जाकर पेश किया है। इतनी गंभीर धाराओं में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बबीता जी, बेटियां ऐसे में कैसे सुरक्षित रहेंगी? वो अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगी? आगे कैसे बढ़ेंगी? देखिए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जो अपराधी है उसको तो बिल्कुल पूरी तरह से सजा मिलेगी। ठीक है, अब पुलिस ने ये धाराएं इतनी कमजोर उसमें क्यों की है ये तो वो बताएंगे, क्योंकि ये इतना छोटा मामला नहीं है कि जो लोगों को नहीं पता है या ये कोई बात दब जाएगी, दबने वाली भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब आप लोगों के माध्यम से भी सारी जगह से बातें उठ रही हैं तो पुलिस भी अपनी पूरी कार्रवाई करेगी और निश्चित रूप से दोषियों को सजा 100% मिलेगी। बबीता चौहान जी, नहीं है कि दोषी बच के निकल जाएंगे जी। गंभीर आरोप। बबीता चौहान जी, कल के न्यूज ने 1 घंटे की डिबेट इसी मुद्दे पर रखी। उसके बाद दबाव में पुलिस ने 151 में मामला तो दर्ज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनके अंदर डर है। पिता कह रहे हैं कि बेटी को अब नहीं पढ़ाएंगे, और जबकि उन दोनों आरोपियों को अभी पुलिस की गिरफ्त से एक अभी बाहर भी है, अभी भी उनको पुलिस बचा रही है। 151 की धारा में उनको पाबंद करना, यह कहां का इंसाफ है? और न तो कॉलेज प्रबंधन से इस बच्ची को इंसाफ मिला। उसने अपने भाई से शिकायत की, भाई ने जब उलाहना दिया, उसके भाई को हॉकी और डंडों से पीटा गया। वो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है, वो भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। 151 में पाबंद किया गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस उसको किसी भी कीमत पे नहीं बचा सकती, उन अपराधियों को। अगर जो भी धाराएं हैं उसको पूरी तरह लगेंगी, और जो पीड़ित बच्ची है हम पूरी तरह से उनके साथ हैं कि उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल पक्का है। और दूसरा आपको बता दूं कि जो हमारी सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी जो इस तरह के कोई गंभीर मुद्दे होते हैं उनको भी पर्सनली देखते हैं और उन पर कार्रवाई भी होती है। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी और वहाँ अपराधी कहीं बच जाएंगे। जो उन्होंने अपराध किया है उसकी सजा उनको निश्चित रूप से वहां मिलेगी। बबीता जी, एक और अहम सवाल, वो परिवार अभी डरा हुआ है, वो कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। उन दरिंदों से ऐसा डरा हुआ है कि वो कुछ बोलने को, अब परिवार डरा सहमा। पिता कह रहा है मैं अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाऊंगा। उस परिवार को भरोसा कैसे मिलेगा? आपके माध्यम से या किसके माध्यम से उस परिवार को भरोसा मिलेगा कि उनको न्याय भी मिलेगा और उनकी बच्ची आगे खुले आसमान में जी सकेगी? बिल्कुल 100% खुले आसमान में जिएगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश का बहुत सुरक्षित माहौल है। अगर ऐसे में भी कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती हैं तो वो बिल्कुल इनके मतलब यही कहूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अगर ऐसे माहौल में भी जहां आपको पता है कि अपराधियों के साथ क्या कैसा व्यवहार हो रहा है, तो मैं इनके घर वालों को बिल्कुल 100% सुनिश्चित करना चाहती हूँ। महिला आयोग भी उनके साथ है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, और बिल्कुल डरने की या कोई धमकाए उसके किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाएं और उनके साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें पूरी तरह से उनको न्याय मिलेगा, और जो भी दोषी होंगे उनको 100% सजा मिलेगी। ठीक है बबीता जी, मैं कोई दोषी बच के जा ही नहीं सकता। जी बबीता जी, ये तो ठीक है, बेटियों की सुरक्षा का सरकार भी दम भरती है, लेकिन ये बेटी लगभग 1 महीने से परेशान है। उसको ना तो कॉलेज प्रबंधन ने न्याय दिया है, वहां से उन जो सोहदों को वहां से निकाला भी नहीं गया, उसको लगातार परेशान किया जा रहा था, उसके भाई की पिटाई की गई, और अब वो तो जो पीड़ित है वो खुद अस्पताल की मेडिकल की छात्रा है, वो स्कूल छोड़ने को, वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसका पिता कह रहा है कि उसकी जीवन के लिए खतरा है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस जो है उनको बचा रही है। अगर पुलिस ठोस कार्रवाई कर रही होती बबीता जी, तो इस पीड़ित बाप को संबल मिलता और वो ऐसे बयान ना देता कि मैं अपनी बेटी को अब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं समझ रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए पहले। अगर उस बच्ची को 1-1.5 महीने से प्रॉब्लम थी या कुछ भी, तो उसने शिकायत उसको करनी चाहिए थी। और मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर महिला आयोग की बात की जाए, अगर उन्होंने महिला आयोग में यहाँ शिकायत की होती, तो कॉलेज प्रबंधन में भी अगर कोई कमियां हैं या कोई गलती उनकी तरफ से है या वो कहीं
वो किसी इसमें कहीं कहीं दोषी हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी उनके अपराध की सजा मिलना सुनिश्चित था और इन अपराधियों पे भी लगाम लगाई जा सकती थी। अब मैं तो सभी बच्चों से ये कहती हूँ, सभी बच्चियों से ये कहती हूँ, सभी घर वालों से बात कहती हूँ कि अगर कहीं भी कोई तकलीफ है, कहीं कोई बात है, तो आप हम तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, वहाँ जरूर अपनी बात रखें। इन बातों को दबाने से कुछ नहीं होता, दबाने से बातें बढ़ती हैं। अगर शायद वो 1-1.5 महीने पहले बात नहीं दबाई होती तो वो इतनी नहीं बढ़ती। तो मैं इनसे कहूंगी कि बिल्कुल बेफिक्र है, पूरा समाज इनके साथ है, आयोग इनके साथ है, सरकार इनके साथ है। जो भी इनकी बच्ची के साथ घटना घटी है उसके दोषियों को जरूर अपराध की सजा मिलेगी। बबीता जी माफी के साथ एक सवाल, आप दबाने की मामले क्यों दबाने की बात कर रहे हैं? उस बच्ची के गालों को छुआ जा रहा है, बेड टच किया जा रहा है, वो लगातार शिकायत कर रही है। जब पुलिस के पास हिम्मत जुटाई है ना उस परिवार ने, बच्ची ने बहुत दिनों तक सहा है, उसके बाद जब हिम्मत जुटा के पुलिस के पास गई है, अब आप समझिए उसने कितनी हिम्मत जुटाई होगी जब पुलिस के पास गई है, तब पुलिस का ये रवैया है, उससे अब वो परिवार बिल्कुल टूट चुका है। कह रहा है कि मुझे अब आगे वो हिम्मत नहीं जुटा रही है, क्योंकि यहां तक हिम्मत जुटाई, उसने नतीजा देख लिया और अब वो बाप कह रहा है कि अब मेरी बिटिया सुरक्षित नहीं है अगर मैं अब वहां पर मैं भेजूंगा। अब आप बताइए कि अब हिम्मत कैसे जुटाएगी जब जो रखवाले हैं वही अगर ऐसे लोगों की मदद करने लगेंगे। पहले आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इन बातों से कुछ नहीं रखा। मैं कहती हूँ इन बच्चियों को अवेयर कीजिए, थोड़ा इनको जागरूक बनाइए। अभी मेडिकल में पढ़ने वाली बच्ची इतनी अनजान नहीं होती कि उसको बैक टच और राइट टच कर नहीं पता होगा। अगर इस तरह की हरकत होती है तो बच्चों को इतना जागरूक करिए कि क्योंकि अगर कहीं भी कोई चीज ऐसी है तो वो तुरंत आकर अपने परिवार में बताएं, तुरंत जाकर पुलिस में बताएं। इन चीजों को दबाना नहीं चाहिए बिल्कुल, मैं सबसे कहती हूँ। मैं परिवारों से भी कहती हूँ, मैं पेरेंट्स से भी कहती हूँ, बच्चों को इतना जागरूक करो कि उनको इन चीजों का ध्यान रहे। हम जाते हैं, हम स्कूलों में, गर्ल्स स्कूल में जहाँ महिलाओं की ये सारी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उनको भेजते हैं कि जहाँ भी बच्चियां पढ़ती हैं या जॉब में है या कहीं भी है, तो उनको ये बताएं कि बैक टच और राइट टच क्या होता है। वो तो मेडिकल की छात्रा थी, तो कोई कैसे छू सकता है। तो उनको ये भी तो होना चाहिए कि हमें थोड़ा सा जागरूक भी होना चाहिए, थोड़ा हिम्मत भी होना चाहिए कि हम गलत को सहे नहीं, गलत की बात का जवाब दें और गलत को जाकर सबको बताएं। ठीक है, अगर हम सहते रहेंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है सामने वाले की। तो मैं सब बच्चियों से कहती हूँ, बिल्कुल किसी की कोई भी जबरदस्ती सहने की जरूरत नहीं है। सामने आए, तुरंत बताएं क्या है, जिससे कि अपराधी को तुरंत सजा मिल सके और हम किसी बड़े जुर्म के इंतजार न करें। ठीक है बबीता जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। पूर्व डीसीपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी हम जाएंगे। पुलिस किस तरीके से मदद आरोपियों की कर रही है, हमारे साथ बबीता चौहान जी जुड़ी हुई थी, जो महिला आयोग की अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में। वो कह रही हैं कि बच्चियों को छुपाना नहीं चाहिए, बच्चियों को फ्रंट पर आकर ऐसी घटनाओं के बारे में बताना चाहिए। लेकिन उस बच्ची ने जब बताने की हिम्मत की है तो आखिर नतीजा क्या हुआ? 151 में, महज 151 में इस धारा के साथ खेल कर रही है पुलिस, और बबीता चौहान जी कह रही हैं कि बच्ची को बताना चाहिए था। खैर, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं धाराओं में खेल, पुलिस का मेलजोल, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ नाहिद अकील जी भी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ नाहिद अकील जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। डॉक्टर मोनिका शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजू प्रजापति जी महिला आयोग के सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाहिद अकील जी, हम आपके पास आते हैं। नाहिद अकील जी, गाजियाबाद में ये संतोष मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल की स्टूडेंट, उसके साथ लगभग 1 महीने से छेड़छाड़ और तमाम इस तरीके की घटना सामने उसके साथ की जा रही थी। उसके विद्यालय में पढ़ने वाले 2 छात्र उसके साथ बेड टच कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। वो लगातार परेशान थी। अधिकांश ऐसा होता है कि बच्चियों को होता है कि छुपाने की या टालने की आदत होती है। 20-25 दिन के बाद जब उसने हिम्मत जुटाई, उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले अपने भाई से उसने पूरी बात बताई। उस भाई ने जब उलाहना देना चाहा तो उस भाई की जमकर पिटाई की गई है। वो अस्पताल में भर्ती है भाई, जीवन और जिंदगी के साथ वो जंग लड़ रहा है, इलाज चल रहा है उसका। लेकिन इस पीड़ित छात्रा ने जब पुलिस के पास ये छात्रा गई तो इसके साथ पुलिस ने इसको लौटा दिया, मामला दर्ज ही नहीं किया। के न्यूज ने कल इस पर विशेष एक चर्चा रखी। उसके बाद गाजियाबाद की जो पुलिस है, विजयनगर की पुलिस है, उसने महज 151 की धारा में मामला दर्ज किया है।
सहायक आयुक्त के यहाँ उन आरोपियों को पेश किया है। अब आप बताइए कि ऐसे गंभीर मामलों में 151 की धारा में पाबंद करना कहाँ तक जायज है नाहिद जी? और बेटियां, ऐसे बेटियों के साथ इंसाफ बेटियों को मिलेगा तो बेटियों का मनोबल कैसे बढ़ेगा, वो कैसे पढ़ेंगी? आज उस बेटी का पिता कह रहा है कि अब मैं बच्ची को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसकी जान खतरे में है। क्या कहेंगे आप? ये बहुत शर्मनाक बात है कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस की ड्यूटी बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन पुलिस जब अपना कर्तव्य भूल करके और टालमटोल करने लगती है तो मुझे लगता है कि पुलिस जो है काम करना ही नहीं चाहती है। जब आपको स्वतंत्र ये दिया गया है कि कोई भी महिला केस लेकर के आ रही, कितना भी दबाव डाला जाता था, अब आज ये है कि सिविल सोसाइटीज का काम करने का पैटर्न जो पहले था बेचारा सबका बदल चुका है। अब सिविल सोसाइटीज जो महिलाओं के अधिकारों पे बात करती थी, लड़ जाती थी, थाने में घेराव कर लेती थी, वो नहीं कर पा रहे। सबको कौशल विकास में बांध दिया गया है जी। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो लड़की, आज बच्चे को पता है मोबाइल क्रांति चल रही है, सबके हाथ में है, सबको पता है कि इमीडिएट आपको 1090 पे आप शिकायत कर सकती थी या 112 पे कर सकती थी, या तमाम आशा ज्योति केंद्र हर जिले में है और बहुत कॉमन नंबर है, कोई बड़ी बड़ी डिजिट का नहीं है। आप उस पर शिकायत करके अपनी प्राथमिकी दर्ज कर सकती थी। आशा ज्योति केंद्र का तो सीधे है कि आपको पुरुष पुलिस के पास भी जाने की जरूरत नहीं, वहां एसआई होती है, वो आपको खुद ले आएगी, खुद एफआईआर करवाएगी, आपके साथ खड़ा रहेगा पिंक बूथ वाले सारी महिला। लेकिन ये जागरूकता क्यों हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि लगातार हो रही है और एक घर के बाद तमाम सारी चीजें हमारे आपके चर्चा से भी पता लगती है जी। तो ये छुपाने वाली चीजें थोड़ा सा मुझे आज के युग में समझ में नहीं आती, जब हर पायदान पर आगे आगे बढ़ रही हैं, गांव से आकर के अच्छी टेक्निकल चीजें सीख के नाम भी कमा रही हैं, अच्छा रिजल्ट भी दे रही हैं। दूसरी चीज शर्मिंदगी ये होती है कि पुलिस जब और वो हॉस्पिटल वाले की भूमिका औरतों को लेकर इस तरह से है, तो मैं कहने के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी कि इतना विकास होने के बावजूद भी आज पितृसत्ता हावी है हर विभागों में हमारे। अगर हॉस्पिटल वाले हैं वो डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं कि जब तक सुलहनामा नहीं करोगे, उधर से पुलिस का दबाव कि वो हल्की धाराएं लगा रहे हैं कि वो केस की विवेचना करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देश का हर आदमी का अप्रोच तो बड़े लोगों से नहीं है ना कि नेता का फोन आ जाएगा, तो ये कहना गलत बात है। आज पुलिस अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रही, इसीलिए अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है नाहिद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अंजू प्रजापति जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। अंजू प्रजापति जी, मैं उस पीड़ित जो छात्रा थी उसकी मैं जुबानी जो उसने बात कही वो मैं आपको सुना रहा हूं। उन जो उसके साथ जो छात्र थे जो लगातार उससे छेड़छाड़ कर रहे थे, उनका कहना था तुम क्या कर लोगी, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे ऊपर एसिड फेंक देंगे, तमाम तरीके की धमकियां, तुम्हारे तस्वीरें वायरल कर देंगे, तुम्हारी मतलब उसके साथ वेट टच भी करते थे। वो डरी सहमी थी, हो सकता है कुछ ऐसे कारण हो, वो प्रतिकार नहीं कर रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि एक सीमा पार हो गई, उसने अपने भाई से शेयर किया, भाई ने शिकायत की तो उसको मरणासन कर दिया गया और पुलिस के पास गई तो पुलिस ने उसको वापस भेज दिया कि ये दोस्ती प्रेम प्रसंग और इस एंगल से जोड़ दिया, पुलिस ने सीधा जोड़ दिया, कोई छानबीन नहीं, कोई सीधा फरमान पुलिस ने सुना दिया कि आपस में इनका रिश्ता था, ऐसा था वैसा था। अगर दोस्ती थी भी तो दोस्ती ये इजाजत नहीं देती कि आप हैवानियत करेंगे, आप छेड़छाड़ करेंगे, आप बेट टच करेंगे, आप उसके विरोध, उसके ना चाहते हुए भी आप ये सब करेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा था। और अभी बबीता जी जुड़ी हुई थी, बबीता जी कह रही थी कि महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो कह रही थी कि उसको छुपाना नहीं चाहिए था। जब वो पुलिस के पास गई, कल 1 घंटे चर्चा हमने रखी है, उसके बाद 151 में महज मामला करना क्या जायज लगता है आपको? बबीता जी जो कह रही हैं उससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, हमारी अध्यक्ष जी ने जो कहा उन्होंने गलत नहीं कहा है। और दूसरा, लड़की जो शायद आप तक अभी अपडेट नहीं पहुंचा है, अभी जैसे बीच में चर्चा में आया कि वो छात्र अभी तक
विद्यालय से कोई के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो विद्यालय ने तीनों ही छात्रों को टर्मिनेट कर दिया है। और जो मेरे पास, मैंने कल ही FIR की कॉपी मंगाई थी, और FIR में जो धाराएं लगी है उसमें आप BNS 74, 115(2), 352 और 351 ये धाराएं लगी हैं उन छात्रों पर। ये 151 की चर्चा कहाँ से आ रही है समझ नहीं आई है, क्योंकि FIR कॉपी मैंने रात में ही मंगवाई है। अगर ये धाराएं लगी हैं और प्लस रहा कि जो बच्ची के साथ गलत हुआ है या पुलिस ने कार्रवाई की है, तो उसमें अगर कहीं और धाराएं हैं तो वो विवेचना का पार्ट होता है, धारा जोड़ देंगे। दूसरा, बच्ची के पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, तो ये मैं भी ये कहना चाहूंगी कि इतने हमारे हेल्पलाइन नंबर से, जैसे अभी हम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी नंबर भी बताए, तो ये सभी जगह बताए भी जाते हैं। सोशल मीडिया में इतनी अवेयरनेस है कि हम सभी जानते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस को हमें बच्चियों में लाना ही होगा कि वो अपनी बात को कहें आकर के। प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा लापरवाही हो रही है, तो वर्तमान सरकार में ऐसे अधिकारियों को भी नहीं बख्शा है जो ऐसी घटनाओं पर लापरवाही करते हैं। तो घटना संज्ञान आ चुका है, आपके चैनल के माध्यम से कल आया है, तो उसमें कल ये तुरंत कार्रवाई भी हुई है। और जो उसमें बाकी चीजें बची हैं या विवेचना का पार्ट होता है, क्योंकि तुरंत सारी चीजें सामने नहीं आती हैं। कुछ आप ही ने कहा कि कहीं ये मुद्दा उठ रहा है कि लड़की की दोस्ती थी, दोस्ती होना कोई गलत नहीं होता है, लेकिन दोस्ती के आड़ में किसी के इस तरह से मॉलेस्टेशन गलत है। सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी। इसके लिए महिला आयोग भी उस बच्ची के साथ में, उन के साथ डर करके घर बैठना या बच्ची की पढ़ाई छुड़वा देना ये गलत है। ठीक है अंजू प्रजापति जी, लेकिन एक और सवाल, जिस तरीके से आरोप उस बालिका ने, उस छात्रा ने लगाए, उस आरोप के बाद, आरोप जब ऐसे थे तो ऐसे में आरोपों के आधार पर मामला पुलिस दर्ज करती है, जो आरोप उसके बाद सूचना करती है पुलिस कि जो आरोप लगे हैं वो आरोप ठीक है या नहीं ठीक है, और विवेचना में अगर आरोप ठीक नहीं पाए जाते हैं तो ठीक है, हटा दिए जाते हैं वो आरोप या वो धाराएं। लेकिन पुलिस ने तो अपने हिसाब से 151 के तहत उनको पुलिस आयुक्त के यहाँ उनको पेश किया, तीसरी कर ली। तो कहने का मतलब है धाराओं के साथ पुलिस तो छेड़छाड़ कर रही है ना, खेल कर रही है ना, मिली भगत तो आ रही है ना। कि लापरवाही किस हद तक है वो तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन जो FIR दर्ज हुई है उसमें तो धाराएं दूसरी हैं। 151 की चर्चा कहाँ से आ रही है मुझे कुछ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने रात ही FIR को लगाई है। उसमें 151 का तो कोई जिक्र ही नहीं है। उसमें BNS की 4 धाराएं लगी हुई है, और जिनके तहत उन लड़कों को सजा भी होगी और जेल भी जाएंगे वो। अब विवेचना का पार्ट है, विवेचना में हफ्ते 10 दिन लग सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं उसमें ये धाराएं और लगनी चाहिए तो वो धाराएं भी ऐड होंगी, सजा उनको मिलेगी। कहीं पुलिस के द्वारा लापरवाही हुई है तो वो पुलिस के अधिकारियों को भी सजा मिलेगी। सरकार, इस वर्तमान सरकार में ऐसा नहीं है कि कोई यदि लापरवाही करे और उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है अब अंजू जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जयवीर माभी हमारे गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। जयवीर, हम आपके पास आते हैं। गाजियाबाद का जो मामला है, एक गंभीर चर्चा, जयवीर केनी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इस मसले पर गंभीर चर्चा और पुलिस हरकत में तो आई, लेकिन ये जो सामने आया है कि 151 में पुलिस ने उन आरोपियों को हिरासत में लिया, पुलिस आयुक्त के यहाँ पेश किया 151 की धारा में। क्या धाराएं, अब क्या धाराएं कुछ बढ़ाई गई हैं या सिर्फ 151 में उनको पाबंद किया गया है? कैसे उनको पुलिस बचाने का कर रही है? आप धाराओं से खेल कैसे कर रही है पुलिस? मनोज, मैं बता दूं कि इस तरह से गाजी पुलिस की जो कार्य प्रणाली है कहीं ना कहीं शर्मनाक है। जब और पीड़ित छात्रा अपने बहनों के साथ विजयनगर पहुंची तो वहां पर थाना प्रभारी ने लगभग 3 घंटे ज्यादा पीड़िता को बिठाए रखा, उसको टरकाने की कोशिश की, और शिकायत सुनने के बाद भी जिस तरह जब शिकायत आ रही थी तो उस समय उस छात्रा को धमकाया, और उसी के सामने उसी समय पर उसके पिता को फोन कर उसको भी धमकाया और कहा कि तुम कैसे पिता हो जो अपने बच्चों का ध्यान में, तुम्हें नहीं पता बेटा है तुम हो, मतलब कई तरह से उसे धमकाया। और उसके बाद भी पीड़िता से शिकायत ना लेकर पीड़िता से कहा गया कि वो उच्च अधिकारी यानी कि सहायक पुलिस आयुक्त से मिले, उसके बाद उसकी शिकायत ली जाएगी। लगभग 1.5 घंटे बाद फिर जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने उस मामले की गंभीरता को समझे और शिकायत की। कहीं ना कहीं शिकायत लेने के बाद भी पुलिस इस मामले को जिस तरह से अब 151 में पेश किया गया है और आज संभवतः जमानत भी उन्हें मिल गई होगी, तो कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल उठता है कि अब पुलिस मुकदमा चलाएगी तो उन आरोपियों को अब इस आरोप में शायद गिरफ्तार ना करे, क्योंकि उन्होंने जेल भेज दिया है और अब आरोपी बाहर रहकर अपना केस लड़ेंगे। और कहीं जिस तरह से जो परिवार को डर था
दर अब लगातार बढ़ रहा है। पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में उन्हें डर है कि जो उनके बच्चे हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है, और वही इसी डर की वजह से जो पीड़ित परिवार है वो कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। वही जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी कहीं ना कहीं अब बाधित होती हुई नजर आ रही है। बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना है, क्योंकि उसी विद्यालय में उन बच्चों को पढ़ना है, और वहीं पास में क्योंकि जो आरोपी है वो भी आस पड़ोस के ही रहने वाले हैं, और जो छात्र है और छात्र पिटाई हुई है, पिटाई होने वाला छात्र लगभग 25 किलोमीटर दूर लोनी क्षेत्र में रहता है और लोनी से जाकर वहां पर पढ़ाई करता है। तो इस डर की वजह से पीड़ित जो परिवार है अब कैमरे के या कहीं भी वो तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर जब पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं शशि कुमार, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि अभी जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है और उनको जेल भेज दिया गया। तो जिस पर हमने पूछा कि उन्हें न्यायालय में पेश किया है या फिर सहायक पुलिस आयुक्त के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि सहायक पुलिस आयुक्त के यहाँ पर पेश किया। तो हमने कहा कि आखिर उनको न्यायालय में पेश क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इस मामले में भी जो मुकदमा दर्ज है उसमें 352 छेड़छाड़ की जो घटना है काफी गंभीर मुद्दा है। जिस तरह की जो पीड़ित ने शिकायत की, कहीं ना कहीं पुलिस ने उस शिकायत में भी जो धाराएं हैं उनमें खेल किया है। एक छात्र लाठी डंडों से मिलकर पीटा जाता है और 307 नहीं लगाई गई है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो कहा जा सकता है कि पुलिस ने इस मामले को पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश की है, किस दबाव में की है, किस तरीके से की है। जबीर, एक अहम अपडेट हम आपसे चाहते हैं। हमारे साथ अंजू प्रजापति जिला आयोग के सदस्य, वो उनका कहना है कि 151 की तो बात ही नहीं है, 4 अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। तो इसमें क्या सत्यता है, किन धाराएं क्या क्या गई हैं? 151 ही महज लगाई गई है या और कोई धारा लगाई गई है? देखिए मनोज जी, जो धाराएं हैं वो 4 धाराएं हैं, जिनमें 354 है, 71 है और 2 अन्य धाराएं हैं। 151 का कहीं कोई मामला इस अपराध में ही नहीं है, क्योंकि 151 जो धारा लगाई जाती है शांति भंग पर लगाई जाती है या फिर तब लगाई जाती है जब 2 पक्षों में आपस में कोई साधारण मारपीट हो जाए। उसमें पुलिस 151 धारा का उपयोग करती है, उन्हें यानी कि मुचलका पाती है, जिससे कि दोबारा विवाद ना करे, विरोध ना। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई कि एक छात्रा को लगातार 2 महीने तक प्रताड़ित किया जाता है, और शिकायत के बाद जब उसकी विरोध जताता है अपनी बहन को छेड़ने का, तो उसके साथ मारपीट की जाती है, जो प्लानिंग बनाकर मार की जाती है, और लाठों से उस पर जमकर प्रहार जाता है। और कहा जा सकता है, मैं तो कहूंगा कि उस छात्र को मरा हुआ समझकर वो वहां पर छोड़कर गए थे, क्योंकि छात्र बेहोश था और बेहोशी की हालत में विद्यालय के जो कर्मचारी थे उन्होंने ही उस छात्र को अस्पताल पहुंचाया। तो ऐसे गंभीर मुद्दे पर जो पुलिस की जो संवेदनशीलता है उस पर सवाल उठता है, पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल है कि आखिर पुलिस के अधिकारी इस मामले को क्यों नहीं ध्यान में ले रहे। लगातार मीडिया में चल रहा है, हम न्यूज के माध्यम से लगातार अधिकारियों से सवाल उठा रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उसके बावजूद क्योंकि जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं उनसे उनके संज्ञान में मामला है, उनसे मिलकर शिकायत की पीड़िता ने, उन्होंने उस समय जब शिकायत ली थी और पीड़िता को सुना था, तो सहायक पुलिस आयुक्त ने सीधा कहा था कि बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में यदि झूठ मिलता है तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो छात्रा का सीधा कहना है कि अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसने झूठी शिकायत दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। लेकिन पीड़िता जिस तरह से जब शिकायत दे रही थी और जिस तरह वो अपने बयान दे रही थी, तो कहीं ना कहीं उसके आस आ रही थी कि वो कितनी प्रताड़ित है और किस तरह उसको डर है, कितने डर में वो वहां पर जी रही थी और किस तरह उसकी जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से बाधित हो रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह की जो सरकार है, जो जबीर, एक और हमारा अहम सवाल है। जिस तरीके से थाना अध्यक्ष ने कहा था 2 अलग अलग मामलों में ये मामले चलेंगे, तो छात्रा के साथ जो छेड़छाड़ हो रही थी, उसके साथ जो हैवानियत लगातार छेड़छाड़ की जा रही थी, बेड टच किया जा रहा था, उसके लिए धाराएं दर्ज की गई हैं और उसके भाई के साथ जो मारपीट की गई है, मर्डर किया गया, उसमें क्या क्या धारा है? 151 धारा का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? देखिए मनोज, इस अगर हम इसकी गंभीरता को समझे या कानूनी विशेषज्ञों की बात करें तो 151 का कहीं कोई नहीं है, किसी भी तरह से 151 इस मामले में नहीं की जा सकती। लेकिन पुलिस ने क्योंकि मामले को दूसरा रंग देना चाहती है, पुलिस के जो अधिकारी 151 में फिर पुलिस ने जानकारी दी है 151 में हमने किया है, या 151 का इसमें मामला है? देखिए मनोज, जब खबर चलाई गई थी कल हमारे यहाँ इसी समय पर, ये 5 बजे खबर चली थी कि न्यूज पर प्रमुखता से उठा हुआ है, और जब यहाँ पर खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया तो उन्होंने 2 छात्रों को, जिनका दोनों का नाम समीर है, उनको हिरासत में लिया। कहीं ना कहीं वो पुलिस के संपर्क में थे किसी न किसी कारण से, और उनको देर रात कल ही 151 में उनको चल का पाबंद की एक कार्रवाई होती है 151 को। ठीक है, क्योंकि अगर हम उन मुद्दों की बात करें जिन
धाराओं में मुकदमा दर्ज है उसको माननीय न्यायालय में पेश करना चाहिए थे। जो पीड़ित छात्र उनका मेडिकल कराना चाहिए था और उनको गाजियाबाद जिला न्यायालय में पेश करना चाहिए थे माननीय न्यायाधीश के सामने। लेकिन 151 होती है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर एक बता दूं कि 151 की धाराएं केवल उन मुकदमों में होती है, उन मामलों में होती है जहाँ आपस मामूली मारपीट हो। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इस पूरे मुद्दे को ही बदल दिया। पुलिस ने यहाँ पर धाराओं का जो जिस तरह से खेल खेला है वो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो धाराएं थी उन धाराओं में जब मैंने तो थाना प्रभारी ने कहा था कि जो धाराएं हैं उनमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए वो न्यायालय में पेश न करके शायद पुलिस आयुक्त के यहाँ पर पेश किया हुआ। मैं मानता हूं कि अगर वो 7 वर्ष से कम की गई थी, गंभीर मुद्दा था, तब भी माननीय न्यायाधीश के सामने उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, पेश करना चाहिए था। फिर न्यायालय का कि वो उन्हें सजा देते, जेल भेजते या जो भी करते। लेकिन यहाँ पर राय का खेल, क्योंकि अब जिस तरह से मुद्दा उठेगा, जैसा कि कानून के जो जानकार है उनका कहना है कि जब अब 151 के खिलाफ की जा चुकी है, गिरफ्तारी अब संभव नहीं है। यानी कि अब आने वाले समय में पुलिस इस मामले में इनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी, मामला न्यायालय भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जमानत दे दी जाएगी। तो उसके बाद आरोपी बाहर रहेंगे और इतना लंबा केस चलता है। यहाँ की जो कानून व्यवस्थाएं है, जो न्याय व्यवस्था है, वो हम सबके सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस सारे मामले को जिस तरह से लापरवाही बरती है, 151 में पेश करने के बाद अब वो कानून की तरफ से यानी कि न्यायालय में पेश होने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उन पर बाध्य नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट लगाएगी और वकील और जज का जो खेल है, यानी कि तारीख और तारीख पर तारीख का खेल अब यहाँ पर चलेगा। तो कहीं ना कहीं पीड़ित को अब न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ कि जो ऐसे अपराधी है, वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है, चाहे वो थाना प्रभारी हो या किसी भी स्तर पर जो लापरवाही बरती गई है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिले। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर वही उठता है, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, छात्राओं की सुरक्षा की बात करें, जिस तरह से गाजियाबाद में मुद्दा हुआ है, कहीं ना कहीं हादसा है। ठीक है जयवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नाहिद अखिल जी जुड़े हुए हैं। नाहिद अखिल, आपने सुना किस तरीके से मामला तो दर्ज किया गया, लेकिन धाराओं से खेल कैसे किया गया। उन जो 2 आरोपी थे उनको उन्हीं धाराओं में जेल भेजना चाहिए था, लेकिन 151 में पुलिस ने अब जो मौजूदा लगाई गई थी उन धाराओं में न्यायालय में पेश करना चाहिए था। लेकिन पुलिस 151 अलग 151 में उनको ले जाकर पुलिस आयुक्त के यहां पेश किया और वहां से उनको जमानत मिली। अब न्यायालय में पेश करना ना करना और जिन धाराओं के तहत जो आरोपी आरोप लगे थे उसके तहत उन आरोपियों को न्यायालय तक ना पहुंचा, आप समझ रहे हैं पुलिस का खेल। दरअसल इसमें पीड़िता की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई होगी किसी जिम्मेदार इंसान ने नहीं लिखी है, क्योंकि देखिए इसको तुरंत तो मेडिकल करवाना चाहिए था। जो बच्चे को चोट लगी हुई है, मेडिकल रिपोर्ट थी सरकारी अस्पताल की, उसी से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन रहा था। भाई जब इतना मारा गया है तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट बताती, लड़की के साथ किस तरह टीजिंग हो रही थी, जो भी हो रहा था, वो सारी चीजें धाराओं के साथ। हम लोग जब कहीं क्षेत्र में कोई मसला होता है तो उस घटना को देखते हम धाराओं के एप्लीकेशन देते हैं कि ये हुआ है, इसके तहत ये धाराएं लगेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती पुलिस का खेल। अब यहाँ एप्लीकेशन को देखते हुए उन्होंने अपने हिसाब से विवेचना की होगी, इतने दिन है आपको पूरी कॉलेज में जाकर के जहाँ ये हो रहा था और का बयान लेकर विवेचना लिख करके, तब उसमें चलिए शुरुआती में पुलिस को नहीं पता होता, आपसे जो सुना उस बिहाफ पे आपने लिख दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी पुलिस की ये होती है कि आप घटना स्थल पर जा करके विवेचना करें, सेकंड लोगों से भी बातचीत पूछताछ करें और उस आधार पर आप धाराएं जोड़ते हुए और उसको न्यायालय में पेश करें। भाई अब पुलिस अधिकारी को जा करके सामने पेश कर देगा तो उसका क्या मतलब है। 164 का बयान क्यों होता था? इसीलिए तो होता था कि भाई बयान लेकर के न्यायालय के पास तुरंत 24 घंटे के अंदर आप पेश कीजिए। आपने पेश नहीं किया तो खेल आप कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें पुलिस वाले पैसा लेकर के अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। इसमें इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा जागरूकता हो कि महिला खुद ही जाकर के महिला हेल्पलाइन में संपर्क करे, फिर उसका आधा काम वही हो जाता है। क्योंकि जो वहां महिलाएं हैं जो आरती वगैरह रहती हैं आशा ज्योति केंद्र में, हर जनपदों में ये सुविधा दी गई है, तो वो खुद उस आधार पर महिला के साथ जाती हैं, एप्लीकेशन लिखवाती हैं। उसमें कोई जो खेल हो रहा है वो खेल बंद हो जाते हैं।
तो रेडियो पे भी कहा जाता, हर जगह कहा जाता, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चियां जागरूक नहीं हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें वो लगता है कि अपने आप को भी बचाने के लिए आपको जितना मोबाइल पे रील देखने पे आप टाइम वेस्ट कर रही हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि इम्पोर्टेंट नंबर, इम्पोर्टेंट अपने रिलेटेड धाराएं जो है क्या आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। ये जिंदगी कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी महिलाओं को इतना फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही, अवेयर होना चाहिए। ठीक है नाहिद अखिल जी हमारे साथ जुड़े रहिए। मोनिका जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम आपकी चाहते हैं। किस तरीके से पुलिस धाराओं के साथ खेल करते हुए उस पीड़िता के भावनाओं के साथ पुलिस खेलती नजर आई है, और कहीं ना कहीं जैसा कि नाहिद जी ने कहा कि पुलिस उन आरोपियों को पूरी तरीके से बचा रही है, क्या कहेंगे आप मोनिका जी? कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि पुलिस ने मामले की जिस तरीके से जांच करनी चाहिए नहीं करी है, दिखावे के लिए, मतलब उन्होंने केवल एक धारा लगा करके उनके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई कर दी क्योंकि आपके चैनल ने उसको उठाया, उसके ऊपर बातचीत करी। तो पुलिस का जो रोल है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस ही हमको सहयोग नहीं दे पाएगी, सुरक्षा नहीं दे पाएगी, तो हम किसके पास जाएंगे? एक सामान्य नागरिक पुलिस के ही पास जाता है। तो पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति थोड़ा सा सजग रहना चाहिए और अपना विश्वास बना के रखना चाहिए। जहां तक महिलाओं की बात है कि एक जैसे कि अभी बात चल रही थी कि लड़कियां क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक बहुत बड़ा समस्या हम ये सामना करते हैं कि जब भी कभी इस तरीके के मामले, इस तरीके की घटनाएं बच्चियों के साथ होती है, तो वो अगर वो अपना मामला लेकर के जाती है तो उस मामले के लेकर के ही उनको शर्मिंदा फील कराया जाता है कि देखो इसके साथ ये घटना हुई है, देखो ये कुछ गड़बड़ कर रही होगी, ये कुछ ऐसी होगी। तो कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है समाज में कि अगर उन्होंने अपने लिए खड़े हुए आवाज उठाई तो उन्हें सम्मान दिया जाए, प्रॉपर सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट किया जाए। अगर किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की घटना हुई और उसने आगे बढ़ के उस चीज के लिए स्टैंड लिया, तो उसको कई बार बहुत सारे परिवारों से बाइकआउट कर दिया जाता है कि बच्चे हमारे इस बच्चे के साथ ना बात करें, इस बच्चे के साथ मित्रता ना करें। शादी होने में समस्याएं आती हैं। तो ये एक बहुत ही गहराई से हमको समाज को परिवर्तित करने की आवश्यकता है कि अगर कोई अपने लिए खड़ा हो रहा है तो उसका मतलब आप स्वयं ही उस इंसान को चरित्रहीन ना मान लो। बिल्कुल, क्योंकि फिर पूरी जगह फैला दिया जाता है कि देखो इनके साथ ये घटना हुई है, इनके साथ ये घटना हुई है, कि वो इंसान खुद ही विक्टिम फील करने लग जाए कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मैंने कुछ गलत कर दिया। ठीक है अंजू जी, ठीक है मोनिका जी। अंजू जी हम आपके पास आते हैं। अंजू प्रजापति जी, आपने हमारे संवाददाता जयबीर माबी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि धाराओं का खेल आप समझ गई होंगी कि किस तरीके से जिन धाराओं के तहत जो धाराएं दर्ज की गई उन धाराओं के तहत न्यायालय में पेश करना चाहिए था। अब पुलिस कह रही कि 7 साल से, ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि 7 साल से अगर कम है तो वो पुलिस आयुक्त के यहाँ या एसडीएम कोर्ट में सुना जा सकता है। 6 महीने तक मैं जानता था। 151 की धारा में जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई इनके साथ की गई, इनको न्यायालय पेश नहीं किया गया। जिन धाराओं के तहत जो धाराएं बनी थी उस धारा के तहत न्यायालय में इनको पेश करना चाहिए था, वहां से इनको जेल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंजू जी, ये एक्चुअली अभी इसमें जैसे आपके पत्रकार महोदय ने कहा इसकी 2 FIR दर्ज हुई है। जैसे नाहिद जी ने कहा कि जो एप्लीकेशन दी जाती है धाराएं उसके आधार पर लगती है। तो जो लड़की की एप्लीकेशन दी गई थी उसमें धाराएं अलग लगी हुई हैं, और जो इस बच्चे के साथ मारपीट हुई है वो एप्लीकेशन जो भी दी गई उसमें धारा 151 नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि उस पर जानलेवा हमला हुआ था। वो उसमें पुलिस की कह सकते हैं ये इसको FIR आपकी है, उस बच्चे के साथ जो मारपीट हुई है वो FIR अलग दर्ज है। ठीक है जयबीर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जयबीर जल्दी मैं अंजू जी की बात तो क्लियर कर दूं कि एक शिकायत पत्र दिया है और उसी एक ही शिकायत पत्र में दोनों घटनाओं का जिक्र किया गया है। बच्चे के साथ जब घटना घटी थी, बच्चे ने अपने भाई से शिकायत की और उसके बाद उसके भाई को समझाया कि ऐसी घटना ना करे, छेड़छाड़ ना करे, जिसके बाद उसके भाई को पीटा गया। केवल एक ही शिकायत है और एक ही शिकायत में दोनों का जिक्र किया गया। तो अलग अलग 2 शिकायतें नहीं है, एक ही शिकायत है, उसी में ही सारा हवाला यानी कि जो पीड़ित छात्रा है उसकी तरफ के खोल करके उस पर लिखा। ठीक है जयबीर आपका बहुत शुक्रिया, अंजू जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और मोनिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और नाहिद अखिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस जैसा कि बबीता चौहान जी ने कहा कि इस छात्रा को न्याय मिलेगा और सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे इस छात्रा को न्याय मिलेगा। लेकिन जो पुलिस खेल कर रही है उस खेल का जरूर पर्दाफाश होना चाहिए कि पुलिस आरोपियों को बचा क्यों रही है, और उस छात्रा को न्याय मिलना चाहिए। वो छात्र से उसको
वो मेडिकल की छात्रा है, उसको पढ़ाई उसको पूरी चाहिए, जैसा कि उसका पिता निराश होकर कहता है कि वो बालिका को, वो छात्र वहां नहीं भेजेगा क्योंकि उसकी जान खतरा है। तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।